बार सभी रिवर को आप देख सकते हैं, तो हमें उम्मीद है कि सभी रिवर आप सबको लगभग याद ही है, केवल एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। तो देखिए, ये सभी रिवर सब बच्चे को याद है। इसमें जो नदी है, आप सबको एक बार हल्का रिवीजन कर दें, और इस रिवीजन के क्रम में हम लोग को याद है, केवल हल्का एक बार बोलेंगे सबका क्लियर होते जाएगा। ये नदी हमारा सिंधु नदी है, और सिंधु की 5 सहायक नदी है। एक नदी जो केवल जम्मू कश्मीर की ओर है, वो है झेलम। दूसरा हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं चिनाब। ये सिंधु की भारत की ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर इसके बाद रिवर हम लोग देखे, हिमाचल प्रदेश से ही निकला है, ये रावी है। और फिर हम लोग देखे, ये हिमाचल से ही निकला है, ब्यास है। और हिमालय के पार राकस ताल से नदी निकली है, ये नदी है सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पूरा स्टेप हम लोग को पिछले दिन भी सुना हुआ था। आपको बताए भी थे कि झेलम में 2-3 चीज है। ये नदी जो है हिमाचल से नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की है। दूसरी बात समझाए थे कि यह भारत के सीमा के समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच भी कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है। सिर्फ एक ब्यास रिवर है जो भारत से निकल के भारत में ही रह जाती है। और 3 रिवर ऐसे हैं जो भारत में उद्गम नहीं है, सिंधु, सतलज, और इधर ब्रह्मपुत्र देखे थे सांगपो। और यही भारत में दिहांग नाम से एंट्री था। दिवांग और लोहित सदिया में मिल गया था, और फिर जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश किया था, हम लोग नाम इसका जमुना सुन चुके थे। इसके बाद गंगा रिवर तंत्र भी आपको बताए थे, थोड़ा इसमें और डिटेल करेंगे आज। एक गंगा रिवर के बारे में उत्तराखंड में तो बहुत कुछ डिटेल चला था, और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना थी। और यमुना के बाद ये गंगा है, और यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा का हम लोग देखे थे बांग्लादेश में नाम पद्मा था, और इसी की सहायक नदी है कोसी, गंडक, घाघरा, और फिर गोमती हम लोग देखे थे। नीचे से सहायक नदी है सोन। और यमुना की सहायक है एक केन, बेतवा और चंबल। चंबल की एक सहायक नदी है बनास, छिप्रा, ये सभी इसकी सहायक नदी। फिर हम लोग देखे थे अरावली से एक नदी निकल रही थी, लूनी, और यह कच्छ के रण में ही अंतः स्थलीय हो गया था। यहीं पे 2 रिवर और है, एक साबरमती, और दूसरा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला माही रिवर। यहीं पर 2 रिवर और देखे थे, एक देखे थे नर्मदा और दूसरा ताप्ती। और समझाए थे कि दोनों रिवर ये दक्षिण में मुख्य रूप से ऐसे भारत की नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हम ये भी समझा चुके थे कि इधर जो भी नदियां हैं, वो सभी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है समझाए थे। नदियों में जब समुद्र तल के नजदीक पहुंचते हैं, तो पृथ्वी का सबसे निचला तल समुद्र तल होता है, और निकट पहुंचने के बाद इनके ढाल बहुत कम जाते हैं। तो ये जिस गाद को लेके चलते हैं, वही रास्ते में इनका मार्ग रोकता है, और इसके कारण एक कई शाखाओं में बट जाते हैं, और समुद्र में मिलते समय एक त्रिभुज जैसा आकृति बनता है। तो इसी को डेल्टा कहते हैं। आप पहले से भी जानते हो कि ऐसा आकृति जब भी बनेगा तो इसको हम लोग डेल्टा कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखें, मुख्य रूप से फिर जो नदी थी, ये नदी है महानदी। तब था गोदावरी, इसके बाद है कृष्णा, और तब है कावेरी। इसके बाद सबसे नीचे था विगई। महान है गोदी टांगे, कृष्ण भगवान, कावेरी और विगई। इसके भी सहायक आपको समझाए थे, जिसमें हम लोग देखे थे गोदावरी रिवर के नीचे से सहायक है मंजीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी ऊपर से सहायक था इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, ये इंपॉर्टेंट। आपको मंजीरा इसके नीचे से सहायक है। अगर नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ये दाएं सहायक रिवर होगा। आपको सिखाए थे जिस दिशा में नदी के पानी प्रवाहित होता है,
उस दिशा में अपने सिर करके एक सोने की कल्पना कीजिए और दोनों हाथ को फैला लीजिए। जो ऊपर से है तो बायां, नीचे से है तो दायां। इसी प्रकार से कृष्णा की सहायक नदी आपको बताए थे, कृष्ण और भीम। बड़ा अद्भुत साथ था महाभारत में भी, और इसीलिए नदी भी हो जाएगा भीमा, तुंगभद्रा, ये सभी इसकी सहायक नदी। कावेरी की कौन कौन सहायक है हम उस पर भी चलेंगे। यहाँ पे आपको पेन्नार नदी है, उस पर भी चलेंगे। तो अब इसी का डिटेल आज हम लोग क्लास कर रहे हैं कि एक ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो ग्रेजुएशन लेवल के जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें आशा की जाती है कि बच्चे एक पूरा का पूरा लगभग बेस सही रखे होंगे। और कई बार ऐसी नदी आपको दे देंगे जो नाम यहां सुने ही नहीं। अब आपको दे देगा उकाई किसकी सहायक नदी, तवा किसकी सहायक नदी। धीरे धीरे ऐसे ऐसे अंदर से नाम निकालने लगेंगे जो आपको परेशानी करने लगेगा कि जा, ये तो हम सीखे ही नहीं थे। तो अभी पूरे डिटेल में सभी को हम लोग सुनने का काम करेंगे। सबसे पहले हम गंगा ट्रिब्यूटरी, एक गंगा सिस्टम को आपको अलग करते हैं। हम गंगा सबसे पहले कर लेते हैं। ये सिंधु तंत्र आपका डिटेल हो चुका है, ब्रह्मपुत्र भी हो चुका है। गंगा में थोड़ा कौन सी सहायक कहां से निकलती है, ये सब थोड़ा सा कम किए थे, और इसीलिए गंगा अभी डिटेल करेंगे। उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब का डिटेल एक बार सुन लोगे, ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इतना एक बार वीडियो पूरे रिवर का रिवीजन कर लीजिए। आपको टेस्ट राउंड पर ले चलेंगे, और टेस्ट जितना बढ़िया आप इधर समझे हुए हो, उतना ही बढ़िया उधर बनना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पूरे गंगा नदी सिस्टम को। और गंगा के नदी तंत्र को हम चाहते हैं कि खूब बढ़िया से आप लोग यहाँ मानचित्र पर देखिए, और इसका डिटेल हम आपको समझाते चले जाए। मेरा मन कहता है कि इस बार गंगा की सहायक से क्वेश्चन किसी भी बीपीएससी में या दरोगा मेंस में आने की संभावना लग रहा है। कारण क्या है आप भी समझ पाओगे। तो देखिए, पहले हम इसमें छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, और उसके बाद हम लोग डिटेल चलेंगे। आप सभी को याद है कि उत्तराखंड में दो मेन रूप से नदी है, और ये दोनों नदी देव प्रयाग में एक दूसरे से मिलती है। एक भगीरथी और एक अलकनंदा। बाकी उधर की कहानी डिटेल हम सुना चुके थे। भगीरथी और अलकनंदा जहां देव प्रयाग में मिलती है, इसी के संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। और ये गंगा रिवर यहाँ से इस प्रकार से चलते हुए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये सीधा यहाँ बांग्लादेश में इन कर जाती, और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये बेसिक बात आपको हम कर चुके थे कि भारत के एक राज्य है उत्तराखंड, दूसरा नंबर हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश, तीसरा नंबर देखे थे बिहार, चौथा यहाँ पे हल्का झारखंड था, और पांचवा लास्ट हम लोग देखे थे पश्चिम बंगाल। यानी भारत के 5 राज्यों से गुजरते हुए और तब यह बांग्लादेश में मिल जाती है। ये पहले भी हम सुन चुके थे। अब गंगा की सहायक नदियों की बारी है, और हम चाहेंगे कि आप पूरे ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। यमुनोत्री से गंगा की एक सबसे लंबी सहायक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है यमुना रिवर। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो आंसर कहोगे यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर हम लोग बात चले तो गंगा की जो भी सहायक नदी है, बताओ गंगा ऐसे प्रवाहित हो रही है, और हम इसी दिशा में सिर करके दोनों हाथ को फैला ले, ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा, तो उत्तर सहायक नदी, और या इसको बाएं सहायक नदी कहते हैं, और दक्षिण सहायक नदी या इसको दायां सहायक नदी कहते हैं। ये दो रूपों में यहाँ पे सिस्टम चलता है। और यहीं पे हम लोग देखेंगे ऊपर से कई नदियां आती है। ज्यादातर नदी नेपाल से ही निकलती है। ऐसे कुछ नदी भारत के भी कुछ भाग से है, और तिब्बत से भी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड का एक जगह है नैनीताल,
और यहीं से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है राम गंगा नदी। बात ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड से, नैनीताल से राम गंगा नदी निकलती है और ये कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कन्नौज के पास गंगा से कौन नदी में निकल जो है मिलती है, तो राम गंगा। दूसरा नंबर हम इंपॉर्टेंट यहां पर देखें, एक छोटी सी नदी यहां पर वरुणा है, यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसका नाम है गोमती रिवर। और गोमती रिवर जो आप देख रहे हो, ये नदी भी हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, वाराणसी के निकट गंगा में आके मिलती है। फिर इसके बाद हम लोग देखें, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नदी है घाघरा। और घाघरा नदी छपरा के नजदीक गंगा में मिलती है और घाघरा नदी नेपाल से निकलती है। गोमती रिवर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। और घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदी शारदा नदी है, ये भी नेपाल से आती है। और नेपाल से एक और नदी आती है राप्ती, ये भी घाघरा की ही सहायक नदी। घाघरा को ही अन्य नाम में अगर हम लोग देखें तो इसी को सरयू नदी भी कहते हैं। देखो कई बार लड़के को घाघरा पढ़ा के भेजते हैं और परीक्षा में सरयू भी आ सकता है। घाघरा को ही सरयू कहते हैं। और अयोध्या वगैरह तुम जानते हो सरयू नदी के किनारे है, वो यहीं पे सेक्टर होगा। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, जिसके कारण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे नेपाल लगभग लास्ट होता है। और यहाँ पे कई नदी आपको यहाँ ध्यान रखना है निकलती है, जिसमें ये नदी घाघरा की ही सहायक बनती है। और इसी में एक प्रमुख नदी है जिसकी चर्चा करना जरूरी है, ये नदी का नाम है काली रिवर। आजकल बड़ा हिट लिस्ट में चल रहा है काली रिवर। काली रिवर घाघरा की सहायक नदी है, डायरेक्ट गंगा में नहीं आती। और काली रिवर ही भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि वर्तमान परिदृश्य में चीन के साथ विवाद, नेपाल के साथ विवाद बढ़ा हुआ है। और एक क्वेश्चन चीन या नेपाल से अभी जो वर्तमान परीक्षा होगा वहां निश्चित रहेगा। और इसीलिए आपको यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ताकि पूरे गंगा पढ़ लो और पूछ देगा भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है, तो आपको कहना है कि समझ गए, काली नदी के द्वारा होता है। काली रिवर किसकी सहायक नदी है, तो ये घाघरा कहें या सरयू कहें, इसी की सहायक नदी। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक रिवर है, ये भी नेपाल के ही एक जगह से निकलती है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक, ये दो नदियां आके मिलती है, तो इसका नाम गंडक बनता है। यानी रिवर है, ये भी नेपाल के ही एक जगह से निकलती है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक, ये दो नदियां आके मिलती है,
तो इसका नाम गंडक बनता है। यानी गंडक पहले दो नामों से होता है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक। ये दोनों जब मिलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में चंपारण के पास गंडक की एंट्री है। गंडक से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंगा में कहां मिलती है और बिहार में कहां प्रवेश करती है। जो बच्चे बिहार स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हो उनको यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन गंडक रिवर से रह सकता है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि गंडक जो नदी है वो बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है और गंडक के पत्थर को ही शालिग्राम कहते हैं। आपके घर में अगर हिंदू धर्म से हो तो सत्यनारायण स्वामी का पूजा होगा तो वहां जो है शालिग्राम जी रखाते हैं, और वो शालिग्राम कहने का सेंस है गंडक का पत्थर। तो कभी कभी ये भी पूछे हुए हैं कि शालिग्राम कहाँ के पत्थर है, तो गंडक के। गंडक बिहार में कहाँ इन करती है, तो चंपारण। और गंडक गंगा में कहाँ मिलती है, तो सभी लोग जानते हो हाजीपुर में। हाजीपुर में गंगा और गंडक के संगम पर, यहीं पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है। सोनपुर मेला की भी बात होगा तो आपको समझना है कि सर समझ गए, गंडक नदी के किनारे ही सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला जो लगता है। तो ये चंपारण में इन, हाजीपुर में गंगा से मिल गया, हम लोग ये भी समझ गए। इसके बाद फिर नेपाल में ही एक नदी आती है जिसका नाम है बागमती, और इसी की सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। अक्सर नेपाल पानी इससे ज्यादा छोड़ता है, और आप अक्सर सुनोगे कि बूढ़ी गंडक फेंक दिया, बागमती फेंक दिया। ये दोनों भी गंगा की ही सहायक नदी है, बागमती और बूढ़ी गंडक। और इसके बाद हम लोग चले, यहाँ एक लंबी नदी है जो नेपाल के भी ऊपर से आती है, और इस नदी का नाम है कोसी नदी। ये तिब्बत से निकलती है, और कोसी नदी पिछले क्लास में ही आपको सिखाए हैं कि कोसी नदी भागलपुर के लास्ट और कटिहार का हल्का शुरुआत, चॉइस में कभी कभी भागलपुर भी रह सकता है, ऐसे कटिहार के पास कोसी जो है गंगा से मिल जाती है। कटिहार में गंगा बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं करती है, बॉर्डर लाइन पर ही वहां पे है, और इसीलिए कोसी रिवर हम लोग देखें कटिहार के पास यहाँ पे मिल गई। और दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझाए, कोसी नदी ये सबसे ज्यादा बदनाम है मार्ग बदलने के कारण। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, मार्ग बदलने के कारण कोसी सबसे ज्यादा बदनाम है। ये बाढ़ ही नहीं लाता, रास्ता ही बदल लेता है, और इसके कारण इससे सबसे ज्यादा बिहार में तबाही होती है, और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आपको कभी भी आएगा निम्नलिखित में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं कुख्यात, खराब में जिसका ख्याति हो कुख्यात, अच्छा में जिसकी ख्याति हो उसको भी ख्यात कहते। तो हम लोग देखें मार्ग बदलने में कुख्यात एक रिवर है जिसका नाम है कोसी, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। फिर हम लोग देखें पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और ये नदी फरक्का के पास गंगा में मिल जाती है। इस नदी को महानंदा रिवर के नाम से जानते हैं, और महानंदा रिवर जब मिल गई तो यहीं से इसके जल में थोड़ा जोश आया, और ये दो भागों में बट जाती है। एक नीचे जाती है जिसको आप पढ़े हो, ये हुगली रिवर था, नीचे जो गई वो हुगली रिवर है, और जो सीधे गई वो हम लोग देखे थे भगीरथी रिवर था, और फिर जैसे ही बांग्लादेश में इन कर गया इसी गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। ये पहले भी हम लोग सुन चुके थे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या तुम्हें दिखा रहा है उसको सुनो। अधिकांश गंगा की जो सहायक नदी है वो उत्तर सहायक नदी है, लेकिन एक रिवर इंपॉर्टेंट ऐसा भी है जो दक्षिण से निकल करके और तब गंगा को सहायता प्रदान करता है, और ये दक्षिण सहायक नदी है, इसीलिए एक लौता है तो दुलरुआ है, और इस नदी का नाम है सोन रिवर। बहुत दुलरुआ है।
सोन रिवर गंगा के दाईं ओर से सहायक नदी है, बाकी जो भी पढ़ रहे हैं वो बाएं सहायक नदी। और सोन नदी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है उस चीज को सुन लें। तो सोन रिवर ये मैकाल के ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलता है और ये नीचे से ऊपर मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ये सोन के बारे में समझाए थे, दानापुर के पास गंगा से मिल जाती। और हम लोग देखे इसी सोन में जब डिटेल आगे पढ़ोगे तो इसकी सहायक नदी होगी रिहंद, और इसी रिहंद में जो बांध बांधा जाएगा रिहंद परियोजना, इस सोन की सहायक नदी रिहंद है। और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो हम लोग देखे गंगा के दाईं ओर से दो सहायक है, एक इंपॉर्टेंट है यमुना और दूसरा इंपॉर्टेंट है सोन, बाकी सभी बाएं सहायक रिवर है। और यमुना के कौन कौन सहायक है अब हम लोग इसी में केन, बेतवा, चंबल, ये सब का आप डिटेल चर्चा करेंगे जो यमुना की सहायक होगी। गंगा की एक और सहायक नदी है, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये गंगा में जाके मिलती है। इस नदी का नाम है टोन्स रिवर। देखो टोन्स नदी भी दो है, एक हिमालय से निकलने वाली टोन्स है, वो यमुना की सहायक नदी है। देखो यहां लिखा गया है टोन्स नदी है। यमुना की ही एक और सहायक नदी है हिंडेन। ये आपको याद होगा, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे लास्ट आलमगीरपुर जगह था जो सबसे पूरब में स्थित था, वो इसी हिंडेन नदी के किनारे था। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो उसमें एक जगह आया होगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान, तो वो जगह आया होगा आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर हिंडेन नदी के किनारे है और हिंडेन यमुना की सहायक नदी। और महत्वपूर्ण है, यमुना के उत्तर की ओर से दो ही मेन सहायक है, टोन्स और हिंडेन। यहां भी टोन्स तुमको बोल रहा है। तो विंध्य क्षेत्र से जो टोन्स निकलेगा वो गंगा की सहायक होगी, और यमुना सॉरी हिमालय से जो टोन्स निकलेगा वो यमुना की सहायक होगी। कुछ नहीं बोले, सिर्फ टोन्स दे दे तो कहना गंगा की सहायक नदी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। तो हम लोग टोन्स पर भी चर्चा कर लिए। ये पूरा गंगा ट्रिब्यूटरी भी आपको क्लियर हो गया, गंगा के उत्तर सहायक, दक्षिण सहायक सभी आप देख लिए। अब इंपॉर्टेंट यमुना की सहायक नदी से क्वेश्चन होगा। सोन गंगा की सहायक है, जबकि केन, बेतवा, चंबल ये सभी यमुना की सहायक नदी। तो अब अभी हम चल रहे हैं यमुना और उसकी सहायक नदी पर, और हम उम्मीद करते हैं कि यमुना वाला पार्ट भी आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, पूरे बढ़िया से हमारे साथ समझिए, सीखिए। और एक बार जितना मानचित्र पर अभ्यास चल रहा है, कॉपी पे बैठ के जो बच्चे खुद से बना लेगा। ज्यादा ईडीएफ पीडीएफ के फेर में रहोगे तो ये नहीं सही होगा। पीडीएफ किस चीज के लिए है, बैठ के कथा कहानी रहे तो कोई बात नहीं। जिस समय मानचित्र है, मैप है और आपके दिमाग में बैठाना है, तो उस समय आपके लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, खुद से बनाना। और अब अभी हम इसमें आपको समझा दें तो देखिए बेस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी सुने एक गंगा रिवर थी, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी ये यमुना है। और फिर हम लोग सुने कि यहाँ पे यमुना के ऊपर से बाईं ओर से दो सहायक नदी है। एक सहायक नदी को टोन्स कहते हैं और दूसरा नदी को हम लोग हिंडेन कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट हो गया। और यमुना की तीन मेन सहायक और है जिसमें हम लोग को ध्यान रखना है। एक का नाम है केन, अगला का नाम है बेतवा और अगला का नाम है चंबल। तीनों चीज हम लोग को दिमाग में बैठाना है, केन, बेतवा, चंबल। जैसे ही आपको आएगा केन, बेतवा, चंबल, तो ध्यान रखिएगा यमुना की सहायक नदी। हाँ, सोन रहता तो गंगा की सहायक नदी हो जाती। तो केन, बेतवा और चंबल और बाकी टोन्स और हिंडेन, इसको दिमाग में एक बार हम लोग बैठाते हैं। तो चलिए दिमाग में हम लोग बैठा है। अभी हम लोग देखें कि ये यहीं पे
उत्तराखंड में ही एक जगह था, जगह का नाम आपको बताए थे बंदर पूंछ, और यहीं पे एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर को यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। दिमाग में बैठाएंगे, बंदर पूंछ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम था यमुनोत्री ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर से उत्तराखंड से यमुना नदी निकलते हुए, और तब यहाँ पे हम लोग जब आ गए तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसका नाम अभी हमारा प्रयागराज हो गया, ये प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का महासंगम है और ये धर्म संगम का स्थल है। और ये यहाँ तक हम लोग देखे यमुना आई और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर हम लोग इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर से यमुना की सहायक नदी सिर्फ 2 है, एक टोंस और एक हिंडन। हम समझते हैं कि कभी क्वेश्चन देगा यमुना की उत्तर सहायक नदी है तो आप कहोगे टोंस और हिंडन। बाकी यमुना की दक्षिण सहायक नदी में हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा है विंध्य पर्वत श्रेणी। जो आप विंध्य पढ़े थे, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, इसी के नीचे नर्मदा नदी जाती है। ये तो अपना स्वतंत्र हम लोग इसका पढ़ेंगे। यही सांची के पास कैमूर के पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ये नदी का नाम है केन, और ये यमुना में जाके मिल जाती है। यानी केन रिवर का उद्गम, बेतवा का उद्गम, ये सभी विंध्य पर्वत श्रेणी से ही होगा। दूसरा रिवर का नाम है बेतवा, और बेतवा नदी के किनारे ही झांसी नजदीक में ही है, यह भी यमुना में जाके मिल जाती है। ये नदी है बेतवा। हम लोग देख लिए केन, बेतवा। सोन की बात करेंगे तो गंगा में जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नदी मध्य प्रदेश के महू से निकलती है और यहीं पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जना पाव पहाड़ी। मध्य प्रदेश के मऊ जिला में एक पहाड़ी है जना पाव पहाड़ी, और इसी जना पाव पहाड़ी से एक नदी निकलती है चंबल, और ये चंबल नदी राजस्थान होते हुए फिर यह उत्तर प्रदेश जाकर के और तब यह यमुना में मिल जाती है। अब हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट फिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंबल रिवर जो आप देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा एक कार्य के लिए फेमस है। यहाँ पे पहाड़ों में बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करना, छेद का निर्माण करना, और उसी छेद में पहले डाकू लोग छिप छिप के रहते थे और चंबल के डाकू बड़ा नामी थे। तो हम लोग को दिमाग में सेट रखना है, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के जना पाव पहाड़ी से निकलता है और चला जाता है। चंबल नदी का खड्ड बड़ा नामी है और चंबल नदी का घड़ियाल बड़ा नामी है। 2 चीज। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि यदि आप घड़ियाल के प्राकृतिक परिवेश को देखना चाहते हैं, किस नदी में जाना आप अच्छा समझेंगे, तो वहां आंसर चंबल हो जाएगा। दोनों चीज आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और चंबल की जो सहायक नदी है उसको जरा ध्यान से सुन लो। ये नदी का नाम है क्षिप्रा नदी, और इसी के किनारे उज्जैन स्थित है जहां कुंभ के मेला लगता है। यानी चंबल की सहायक है क्षिप्रा और उसी के किनारे है उज्जैन जहां कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद हम लोग देखें, चंबल की ही सहायक है काली सिंध और चंबल की ही सहायक है पार्वती नदी। ये पार्वती नदी 2 बार हम देखे हैं, पीसीएस में पूछ चुका है। पार्वती किसकी सहायक नदी? अब लड़के तो बड़ा परेशान कि भाई पार्वती किसकी सहायक नदी होगी। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि पार्वती चंबल की सहायक नदी, और चंबल की एक और ये बाएं सहायक नदी है। इस रिवर का नाम है बनास नदी। बात ध्यान देंगे, ये नदी का नाम है बनास रिवर, और यही बनास अरावली को
लूनी और बनास मिलके दो भागों में विभाजित करता है। तो आपको कभी भी पूछा जाएगा कि बताओ बनास नदी, तो कहना कि सर समझ गए, ये चंबल के बाएं सहायक नदी बनास है और दाएं सहायक नदी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती है। ये पूरा यमुना ट्रिब्यूटरी हो गया। यमुना का पूरा सिस्टम आप यहां से बना सकते हो। अब जो गंगा ट्रिब्यूटरी हम देख रहे थे, इस चीज की अगर हम चर्चा करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन ट्राई करें, आप कितना अच्छा आंसर दे पाते हो देखते हैं। जल्दी आप आंसर दोगे, अगले दिन से धीरे धीरे आपको अनम्यूट और सब चीज हम लोग बातचीत करने का भी क्रम चालू कर देंगे, तो उससे हम लोग और बढ़िया ढंग से जुड़ जाएंगे। अभी चूंकि नया सिस्टम हमने सेटअप किया है तो एक दो दिन समय लग जाएगा, उसके बाद सभी से आपका कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन पूर्वत हो जाएगा और प्रतिदिन आप हमारे साथ 3 घंटा लाइव रह सको। बीच में कई लोग परेशान था, लाइव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। हम भी देख रहे हैं एग्जाम में विलंब है यार, धीरे धीरे ही, लेकिन फिर अनुमान एक लगा रहे हैं और लग रहा है कि दरोगा बैच लगभग लाइनअप पे पहुंचाए रखें, तो उसमें उन लोग की भी भलाई है और हमारे लिए भी अच्छा है। क्योंकि तुम जितना फिर टेंशन दोगे ये कहते हुए कि सर ये बाकी वो बाकी, उससे बढ़िया है टेंशन कम में ये निकल जाएगा और हम लोग आराम से पूरे सिस्टमैटिक ढंग से इसमें क्लास करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लें और देखते हैं कितने बच्चे कितना अच्छा आंसर करते हो। गंगा की भारत में गंगा की भारत में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? अब आपको क्वेश्चन है, आप लोग को यहां से भी लास्ट में हम अनम्यूट करेंगे, आपको एक ऑप्शन जाएगा और वहां से आप दबा लीजिएगा कि होस्ट अनम्यूट कर रहा है, आप ओके करेंगे तो लास्ट में हम लोग बातचीत भी करेंगे। अभी हम बातचीत का सिलसिला अभी नहीं रख रहे हैं ताकि हम चाहते हैं गुणवत्ता युक्त पहले जितनी बातें हैं हो जाए, फिर आपकी भी समस्या सुने और दोनों ओर से फिर हम लोग का कम्युनिकेशन हो सके। क्वेश्चन है, भारत की भारत गंगा की भारत में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है? हमने अभी बताया गंगा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ये दाएं है ये बाएं है। बाएं ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी ये महानंदा रिवर है और इसीलिए ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है और बच्चे महानंदा रिवर आंसर नहीं लगा पाते, उनको दे देता है कोसी, गंडक, सरयू, महानंदा ऐसे देता है। तो गंगा की अंतिम बाईं ओर से लास्ट में या अंतिम पूरब साइड में अंतिम भारत में सहायक नदी गंगा की महानंदा है और फरक्का के पास ये आके मिलती है, दिमाग में आपका बैठना चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और उसमें 50 क्वेश्चन की कड़ी में आपका ब्रेन बहुत अच्छा शार्प हो जाएगा। पहले आप जब हम इसको छोड़ेंगे पूरा बढ़िया से एक बार और वीडियो देख लीजिएगा तो फिर सही हो जाइएगा। अभी हम गंगा यमुना दोनों बात कर ली, यमुना भी आप लोग का क्लियर हो गया कि यमुना के हम लोग देखे सबसे इंपॉर्टेंट गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना के प्रमुख सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल है। सोन गंगा की ही सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहते हुए दक्षिण से प्रवाहित होती है। चंबल की सहायक नदी भी आपसे पूछा जाता है तो ऊपर में हम लोग देखे बनास रिवर है और फिर नीचे से देखे कि क्षिप्रा मेन है और फिर काली सिंध और पार्वती रिवर है। तो ये सब चीज का सब आपका बेस यहाँ पर कर दिए, ये मानचित्र आप कॉपी पे खुद से अभ्यास करोगे और तब आपका कंसेप्ट इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चले, हम लोग सिंधु नदी डिटेल देख चुके थे, ब्रह्मपुत्र डिटेल देख चुके थे, गंगा में थोड़ा सा हम ये सब नहीं किए थे इसीलिए इसको पूरा फिर से हम ले आए। शुरुआत में हम पूरे शहर का नाम के साथ गंगा चलवा लिए थे, फिर हमने देखा कि लास्ट में एक बार बंधन राउंड बांधेंगे तो इनका बेस सही हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जरा ध्यान देंगे, आपको गंगा कंप्लीट हो गया, सिंधु कंप्लीट हो गया और ब्रह्मपुत्र कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक प्रायद्वीपीय भारत का पेनिनसुलर इंडिया का मुख्य नदी देखेंगे जिसमें है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अन्य जो रिवर है उसकी चर्चा करें।
तो सबसे पहले नर्मदा नदी चलेगी, तब हम लोग ताप्ती चलेगी, उसके बाद हम लोग उड़ीसा की सभी प्रमुख नदी जो भी है, ब्राह्मणी है, और भी कई नदी आएगा, स्वर्ण रेखा, खरकई, वो सब की चर्चा करेंगे उड़ीसा की नदी के रूप में। तब उसके बाद महानदी चलेंगे, फिर गोदावरी चलेंगे, और तब यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी चलेंगे। और यहां तक करने के बाद तब तैयार रहिएगा, टेस्ट चलेगा। तो चलिए अभी नर्मदा के साथ आपको हम शुरू कर रहे हैं। नर्मदा रिवर को बढ़िया से देखिए, जो भी इसमें प्रश्न उठते हैं हम सभी पे चर्चा करेंगे और सब आपका बेस क्लियर होगा। तो देखा जाए, हम चाहते हैं कि सभी लोग को मानचित्र ठीक से दिखाएं। नर्मदा नदी आप जो देख रहे हो, ये नदी आप कहां से निकल रही है, किस प्रकार से चल रही है, ये नदी को हम लोग ठीक से देखेंगे। फिर इसमें नर्मदा में सबसे ज्यादा बांध बांधे गए थे, और इसीलिए मेघा पाटेकर और अन्य लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किए थे, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। उसमें अरुंधति राय और तमाम बाबा आमटे, कई लोग इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, ये नर्मदा रिवर कहां से निकलती है और कहां पे जाती है, क्या क्या इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, महादेव के बाद जो चोटी है मैकाल का, सबसे ऊंची चोटी, इसी का नाम है अमरकंटक। और आपको दिमाग में बैठाना है कि अमरकंटक से एक नदी ऊपर जाती है जिसका नाम है सोन, और एक नदी बाईं ओर जाती है, इसी नदी का नाम है नर्मदा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सुनेंगे, अमरकंटक एकमात्र जंक्शन है जहां से दो लंबी नदी निकलती है और ठीक एक दूसरे को समकोण परिस्थिति पे निकलती है। एक ऊपर उत्तर की ओर जाती है और एक पश्चिम की ओर जाती है। और इसीलिए कभी भी आपसे पूछा जाए नर्मदा का बताओ उद्गम कहां है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी में, अमरकंटक में। इसके बाद हम लोग जरा देखें, नर्मदा में मेन ज्यादा डिटेल आपको पढ़ाएंगे जब परियोजना चले। अभी ज्यादातर परीक्षा में, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है, ये नदी को देखो, ये नदी है तवा नदी, इसकी सहायक नदी सब बड़ा विचित्र विचित्र है। और एक बार इसकी सहायक सुन लीजिए, इससे आपको एकदम याद होना चाहिए। अब सोचो ना, इसकी सहायक नदी का नाम शेर है, इसकी सहायक नदी का नाम हथनी है, और परीक्षा में क्वेश्चन दे देगा शेर किसकी सहायक नदी है, तो कई लड़का क्वेश्चन को ही गलत ठहराने लगे कि शेर कहाँ का, जी भाई पूछो नदी होगा शेर, वो भी हथनी दे दे तब तो और हंसी आएगी। और ये सभी नर्मदा की सहायक नदी है। परियोजना में इन सभी का मानचित्र के साथ देखेंगे। तो अभी हम लोग देख लें उरी, उरी परियोजना की भी बात चलेगी। फिर देख लें तवा, तवा के बाद हम लोग देख लिए हथनी, शेर, दूधी, गंजाल, ये सभी जो आप देख रहे हो, ये सभी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी। तो नर्मदा में आप दो बात पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर जितने तरह का प्रश्न है हम आपको करेंगे। पहला तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर्मदा का अब उधर जाना चाहिए था और इधर आ रहा है। ये चीज जो मानचित्र में आप देख रहे हो, यह इसके जल ग्रहण क्षेत्र को दिखाता है कि इतने दूर का कोई भी जल होगा तो यह अपनी सहायक नदियों के द्वारा लेकर इससे प्रवाहित करेगी। कभी भी मानचित्र में डॉट 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 से कोई चीज देखना तो आप ध्यान रखना कि सर समझ गए, ये जल ग्रहण क्षेत्र है। कितने दूर के जल को ग्रहण करेगा, इसके उधर का जो जल है वो फिर ऊपर चला जाएगा। और नर्मदा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का ढाल पश्चिम से पूरब है और ये उल्टा पूरब से पश्चिम प्रवाहित हो रही है। दूसरा नंबर इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुरी का निर्माण करती है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्मदा नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ये नदी अरब सागर में गिरती है। बस इतनी बात आप समझ रहे हो तो आपको प्रश्न नर्मदा नदी से बन जाएगा। बाकी इसमें ज्यादा प्रश्न उठने की संभावना इसके परियोजना से है, क्योंकि यहीं पर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा जलाशय सरदार सरोवर बांध, इंदिरा जो है परियोजना, ये सब कई परियोजना यहाँ पे चलेगा और परियोजनाओं से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। एक अन्य क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं सामान्यतः कि किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो आपको हमने बताया है कि यह मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, ये मुख्यतः 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। और फिर आपको समझाए हैं कि इस नदी का सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। यानी नर्मदा रिवर से जितने भी तरह के प्रश्न बन रहे थे वो सभी प्रकार के प्रश्न आपको इस पेज में किया गया। एक बार आप बढ़िया से सुन लीजिए तो आपको इधर का सब प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। पहला, नर्मदा नदी अमरकंटक जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है वहां से निकलती है और यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्वत में पूछेगा तो विंध्य पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। नर्मदा में अगर नदी में पूछेगा तो नर्मदा होगा जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। और फिर नर्मदा नदी और एक इंपॉर्टेंट है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भ्रंश घाटी कहते हैं जब 2 भाग उठ जाए और बीच का भाग नीचा रह जाए तो इसी को भ्रंश घाटी कहते हैं और भ्रंश घाटी में ये प्रवाहित होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आए हुए। और नर्मदा की सहायक आप देख ही रहे हो, उरी, तवा, हथनी, शेर, दूधी और गंजाल। इतनी बात जिन बच्चों को एकदम क्लियर है, नर्मदा नदी से जब परियोजना पढ़ लोगे तो कोई क्वेश्चन आए तुमसे बन जाएगा। देखो भार नहीं है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं 90% क्लास में आपको एकदम याद हो जाए। 10% के लिए एक बार और आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर होते चला जाएगा। तो हम लोग एक बार फिर से सुनते हैं, नर्मदा नदी मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलकर ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर में गिरती है। ये मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा सबसे लंबा है और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ये नदी डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के भ्रंश घाटियों के बीच गुजरती है और नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। और नर्मदा नदी की सहायक नदी प्रमुख उरी, तवा, हथनी, शेर, दूधी और गंजाल। हम समझते हैं कि इतनी बात अब एक बार बढ़िया से आप नोट डाउन करोगे तो आपको खुद से खुद सारा स्टेप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अब चल रहे हैं तो नर्मदा नदी के बाद अब हम चलते हैं, ये है ताप्ती रिवर। ताप्ती बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे तो ताप्ती आपका क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ही एक पहाड़ी है, बैतुल की पहाड़ी, और वहां पे नर्मदा जो निकल रही थी वो मैकाल से निकल रही थी, जबकि ताप्ती सतपुड़ा से निकलता है। ये भी ध्यान रखना, सतपुड़ा से, सतपुड़ा पर ही एक पहाड़ी है बैतुल की पहाड़ी, और बैतुल की पहाड़ी से यहां से ताप्ती नदी निकलते हुए ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए और ये भी अरब सागर में जाके गिरती है। दोनों में देखो अंतर है, एक छत्तीसगढ़ के पास है और एक मध्य प्रदेश के पास है। मानचित्र देखोगे तो एकदम और क्लियर होगा। देखिए नर्मदा नदी को आप देख रहे हो, यहां से चल रही है और ऐसे चल रही है। ताप्ती रिवर को देखो, उससे बहुत छोटा है और ऐसे चल रही है, लेकिन दोनों का एक ही रूप है।
पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होना, दोनों अरब सागर में गिरते हैं और दोनों का दोनों डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया। तो हम लोग अभी ताप्ती में भी सब चीज चलेंगे। पहला हम लोग देख लिए कि ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जो पहाड़ है उस पर बैतूल की पहाड़ी से ये निकलती है और ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। दूसरा नंबर, ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, सहायक नदियों का क्रम अभी सबको याद होना चाहिए। डेल्टा एस्चुरी तो बेसिक में ही आपको याद करवा दिए थे। अभी मुख्य रूप से हमारा टारगेट है सभी का ब्रांचेज रिवर आपको दिमाग में बैठाना, और ब्रांचेज जब सब क्लियर रहेगा तो नदी घाटी परियोजना आपका क्लियर होगा। तो इसमें ब्रांचेज में हम लोग देखें कि ताप्ती की प्रमुख जो सहायक नदी है, ये नदी का नाम है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी। दूसरा नदी जो देख रहे हो इसका नाम है बोरी रिवर, ये बोरी नदी है। तीसरा नदी जो देख रहे हो ये इधर से इधर जा रही है, इसका नाम है गिरना नदी। और चौथा रिवर जो देख रहे हो, ये जो नदी देख रहे हो ये है पंजरा रिवर। पंजरा, ये भी देखो क्वेश्चन का आपको जो भी पूछेगा, जैसे हमने देखा हथनी, शेर, ये सब नदी देखे थे, नर्मदा की सहायक थी, तवा नदी। उसी प्रकार से ताप्ती की सहायक में आपको पूछेगा पंजरा किसकी सहायक नदी। आपको परीक्षा में देगा बोरी किसकी सहायक नदी। देखो जब तुम ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो इसमें तुम ये मान के चलो कि जितने नदियां हम सुन के पहले से बैठे हैं उतनी नहीं आएगी, और उसके बाद बाकी कुछ देके शुरू हो जाएगा, और वो बाकी कौन है, उसकी सहायक है। और इसीलिए सहायक का पार्ट आपको एकदम कंप्लीट चाहिए। तो इसमें हम लोग देख लिए पंजरा नदी, पूर्णा नदी, बोरी नदी और गिरना नदी, ये सभी ताप्ती की सहायक नदी। तो ताप्ती की हम लोग फिर से लास्ट राउंड हम लोग वाइंड अप कर लें। पहला, बैतूल पहाड़ी से निकलता है मध्य प्रदेश से। दूसरा, पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। तीसरा, ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर एस्चुरी का निर्माण करता है। चौथा, ये नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होता है। पांचवा, इसकी प्रमुख सहायक नदी पंजरा, पूर्णा, बोरी और गिरना है। तो हम समझते हैं ताप्ती रिवर भी आपका क्लियर हो गया। तो नर्मदा भी पढ़ ली, ताप्ती भी पढ़ ली। अब बारी है उड़ीसा की जो नदियां हैं जिसमें प्रमुख महानदी है, वो उड़ीसा का रिवर करेंगे। तब जब महानदी हो जाएगा तब गोदावरी, कृष्णा और कावेरी देखेंगे। उसके बाद आपका इधर का स्टेप निकल गया। फिर क्वेश्चन राउंड से आपको बहुत कुछ इसमें सुधार आ पाएगा, और तब रिवर का स्टेप आप लोग का क्लियर हो गया। तो अब हम अभी नेक्स्ट रिवर पर चल रहे हैं, और ये रिवर सभी लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का अब आएगा नदी, वो होगा उड़ीसा की प्रमुख नदी, और उसमें मेन रूप से महानदी पर हम लोग फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए। अब यहां पर जो लोग देख रहे हैं उन लोग को अब हम ध्यान थोड़ा सा कराएं। यहां पे एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हम लोग जरा देखें। जो राज्य उड़ीसा है, इसमें एक मिनट इसको लाइन अप कर ले थोड़ा। ये जो देख रहे हो यहां से, ये उड़ीसा है। अब उड़ीसा में जो नदी निकलती है, इसमें हम लोग देखें, उड़ीसा यहीं पर लगभग टर्नअप है। यहाँ पे इसकी सबसे मेन सहायक नदी है, इसका नाम है महानदी। देख लीजिए जरा ध्यान से, ये नदी है महानदी। और यहाँ पे जो इससे प्रश्न बनता है उसको सुनेंगे। यहीं पे इसमें हीरा कुंड बांध बांधा गया है, जो बांध में डिटेल पढ़ाएंगे। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये हम लोग देख लिए हीरा कुंड बांध हो गया। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर पहाड़ी से मुख्य रूप से निकलती है, और ये ऐसे जाकर बांध के बाद फिर ऐसे जब आती है तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच
सीमा का निर्धारण करती है। देखो कई बार क्वेश्चन ये भी आया है, कौन सी नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो आप कहोगे कि समझ गए, महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अब यहां से यह नदी आगे बढ़ते हुए ये हम लोग देखें मुख्य रूप से यहीं पर है पारादीप, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यहीं पर उड़ीसा का एक प्रमुख जगह है, इसका नाम है कटक। कटक उड़ीसा का प्रमुख जगह है, पारादीप प्रमुख बंदरगाह है। ये हम लोग जरा देखेंगे, यहाँ पे इस तरह का ए लाइन लेंथ आपका क्लियर चाहिए। और महानदी का एक सहायक पूछता है, इस नदी का नाम है तेल नदी। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तेल किसकी सहायक नदी? तो आपको ध्यान रखना है कि तेल लगाने से बाल में चमक बना रहता है और आदमी महान बन जाता है, इसीलिए तेल लगाओ, महान बनो, महानदी दिमाग में परमानेंट होगी। जब कहेंगे तेल, कहना कि लगा लो, महान बन जाओ, महानदी का होगी। इसके बाद हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, यहीं पे राउरकेला से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ये भी उड़ीसा में ही इसके हिस्सा प्रवाहित होते। यहां से एक नदी चलती है, इसका नाम है वैतरणी। ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड में यहाँ छोटा नागपुर का पठार है और उसी से नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, और एक नदी निकलती है खरकई नदी, इसी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण रेखा और खरकई, खरकई स्वर्ण रेखा का ही सहयोगी नदी है, और इसीलिए स्वर्ण रेखा और खरकई ये झारखंड के बाद उड़ीसा में आते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती। तो हम लोग उड़ीसा का मेन नदी देख लिए स्वर्ण रेखा, उसकी सहायक खरकई, फिर बैतरणी, तब हम लोग देखे ब्राह्मणी, और यहां से देख लिए महानदी जिसका मेन प्रमुख सहायक नदी है तेल। अब तुमको हंसी लग रहा होगा कि तेल लगाने से महान बन गए, ये तो हंसी लग रहा है, तो हंस दो, ये भी महानदी की सहायक नदी है। दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हंस दो किसकी सहायक नदी है, तो कहना कि सर याद आ गया, हंस दो, आप बोले थे तेल लगाने से महान हो जाता है, और ये सुन के हंस दो, तो ये भी महानदी की सहायक नदी। लीजिए, हंस दो, तेल, ये दोनों महानदी की प्रमुख सहायक नदी। तो महानदी का तंत्र भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आप जानते हो गोदावरी है, और गोदावरी नदी का तंत्र पूरा अभी हम देखेंगे। और गोदावरी नदी का तंत्र ये तुरंत याद भी हो जाएगा, चूंकि पहले से इस तंत्र पर आपको हल्का समझाया हुआ है, दिक्कत कम होगा। सभी, अब गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सभी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी सहयाद्री से निकलती है, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में महाराष्ट्र में गोदावरी और कृष्णा ये दोनों महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी भी महाराष्ट्र में एक जगह है, बहुत पवित्र जगह, त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर में ही त्र्यंबकेश्वर और इसके बाद चक्र तीर्थ कुंड, यहीं से गोदावरी निकलती है। और तब हम लोग देखें, यहाँ गोदावरी यहां से होते हुए ये पूरा ऐसे जाते हुए और लास्ट फिर ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती। अब मुख्य रूप से हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको सुनिए। गोदावरी में नीचे से एक सहायक नदी है, ये भी पश्चिमी घाट से ही निकलती है, और इस नदी का नाम है मंजीरा। देखो यहीं पर निजाम सागर, आगे बढ़ोगे हुसैन सागर, बहुत सारे झील भी आएंगे। अभी आपको दिमाग में हम बैठा दें, गोदावरी की दाएं सहायक नदी आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोदावरी के दाएं सहायक नदी में एक दुलरुआ है, इसका नाम है मंजीरा।
और इसीलिए परीक्षा में क्वेश्चन आएगा मंजीरा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी का। इसके बाद हम लोग चले तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इसके बाद है इंद्रावती। इंद्रावती के बाद हम लोग देखें वेनगंगा, पेनगंगा। ये दोनों नाम आपको समझा चुके थे, वेनगंगा, पेनगंगा। और फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम है, ऊपर से यहां आ रही है, ये है वर्धा। वर्धा की भी बात चलती है, वर्धा वैली की भी बात आगे चलेगी। और वर्धा जब बोलेंगे तो कहना कि समझ गए, एक गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, वेनगंगा में ये सहायक है। तो आपको अभी हम फिर से गोदावरी की सहायक में एक और नदी है, इस नदी का नाम है पूर्णा, और उसकी सहायक नदी है दूधना। तो मेन पूर्णा इसको भी शामिल कर ले। चूंकि हमने आपको पहले भी बताया कि कोई ना कोई नदी एकदम नए टाइप को आपको सुनने को मिल सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सब सुना हुआ नदी वो करना है तो रेलवे, एसएससी, वो सब बैच में वही होता है, उनको नया रिवर से मतलब नहीं होता है। इसलिए यहाँ से दोनों बैच सब अलग हो गए, उन लोग का लेवल बहुत इससे नीचे है। उन लोग केवल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सुन लिया बहुत है। देख लीजिए एक मिनट। एक मिनट अभी हम जोड़ दें, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है कभी कभी। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग एक बार फिर से सुन लेंगे। एक बार हम फिर से चाहेंगे कि सभी बच्चों को याद हो जाए, तो उसको सुनना है। गोदावरी और उसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो हम लोग देखें गोदावरी की नीचे से सहायक की बात हो, दाएं सहायक की बात हो तो वो मंजीरा है। और उत्तर सहायक नदी होगा तो हम लोग देखें इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, ये सभी गोदावरी से जुड़े हुए नदी है। इसमें पूर्णा भी शामिल है, तो हम समझते हैं गोदावरी से भी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। बाकी ये इसमें कई परियोजना होंगे, और सभी परियोजना डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग का परियोजना ही पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग चलें गोदावरी के बाद, तो अगला नंबर सब लोग समझ रहे हो, ये नदी है कृष्णा रिवर। और कृष्णा भी अभी हमने समझाया कि ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, और इसीलिए इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। सहयाद्री की एक ऊंची चोटी है महाबलेश्वरम, एक है त्र्यंबकेश्वर और एक है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक ऊंची चोटी है, और यहीं से नदी निकलती है, महाराष्ट्र से ही कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी में हम लोग देखेंगे ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ नदी है, इसको आप सभी लोग सुनेंगे। तो एक सबसे, एक मिनट, इसमें हम लोग देखें कृष्णा रिवर, आपको ध्यान रखना है, ये आपका यहां से मेन कृष्णा रिवर है, और तब हम लोग को ध्यान रखना है कृष्णा मेन यहाँ है, सहयाद्री महाबलेश्वर से निकलती है, और यहां से ये कृष्णा रिवर मेन गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है नीचे से, इसी का नाम है तुंगभद्रा, और ऊपर से मेन सहायक नदी है, इसका नाम है भीमा। भीमा और तुंगभद्रा ये सबको एकदम याद चाहिए, याद हो भी जाएगा, ये तुरंत आपको याद हो जाएगा जब हम नाम लेंगे कृष्ण का। महाभारत से ही आप सुने हो कि कृष्ण और भीम ये दोनों साथ थे, दुर्योधन तरफ कृष्ण नहीं थे। पूछा जाएगा भीमा किसकी सहायक है, तो कृष्णा। तुंगभद्रा किसकी सहायक है, तो कृष्णा। और कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो तुंगभद्रा।
तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी। अब बाकी इस पर भी जो बांध होगा, नागार्जुन सागर बांध और भी कई बांध आएंगे तो हम लोग डिटेल चलेंगे। अब यहां से हम लोग एक अंतिम रिवर चल रहे हैं, इस नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी अंतिम है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा जरा ध्यान से सुना जाए। कावेरी नदी भी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में एक जगह है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी हम लोग देखे, त्र्यंबकेश्वर, महाबालेश्वर और ब्रह्मगिरी, बस 3 नाम याद रखो। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीनों याद होगी। त्र्यंबकेश्वर, महाबालेश्वर और लास्ट है ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी से यही कृष्णा नदी देखिए निकली है और ये कृष्णा रिवर मुख्य रूप से ऐसे जाते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। इसका सबसे ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु में है, 419 किलोमीटर। बाकी हम लोग देखें, एक कर्नाटका में है 270 किलोमीटर। मेन ब्रह्मगिरी कहां स्थित है तो कर्नाटक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी ये कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी से और कर्नाटक में 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत थोड़ा हिस्सा, केवल बहुत नाम मात्र का, जैसे झारखंड में गंगा है उसी तरह से केरल में केवल 30 किलोमीटर तक के लिए कावेरी है और बाकी मेन हिस्सा इसका तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। अब सोचो, हिस्सा ज्यादा है तमिलनाडु में लेकिन नदियों पर बांध ज्यादा है कर्नाटक में, और इसीलिए तमिलनाडु की सरकार इससे हमेशा लड़ती है कि जो ये नदी हमारे यहां ज्यादा बहती है, तुम क्यों इतना बड़ा बड़ा बांध बांधे हो। और बीच में बेचारा केरल भी पिसाता है और यही राज्यों के बीच मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद बहुत ज्यादा नामी है। और जल का उपयोगिता सबसे ज्यादा कावेरी का ही दक्षिण में हुआ, इसीलिए जल की उपयोगिता की दृष्टि से कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा है, उसको सुन लीजिए। कावेरी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, इस नदी का नाम है अमरावती। ये कई बार पूछे हुए हैं, अमरावती किसकी सहायक है? कौन गोदावरी की सहायक नहीं है, उसमें अमरावती घुसा देगा? तो अमरावती ऊपर से है, यहाँ पर हेमवती और यहाँ पर एक रिवर है, इस नदी का नाम है भवानी रिवर। तो अब 3 प्रमुख नदी है और तीनों नाम सबको एकदम याद हो जाना चाहिए। अमरावती, हेमवती और भवानी, ये तीनों नदी कावेरी की सबसे प्रमुख सहायक नदी। तो आपको जैसे ही देंगे कावेरी की सहायक नदी तो अमरावती, हेमवती और भवानी, ये तीनों नाम आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहां तक की बात सुनने के बाद अगले दिन फिर हम लोग निर्धारित शेड्यूल से चलेंगे और अगले दिन नदी घाटी परियोजना आप लोग का चलेगा। झील आसान टॉपिक है, हम नहीं समझते, ग्रेजुएशन में बहुत झील वगैरह पूछेगा तो झील का इसलिए प्रीवियस वीडियो ही लोड कर देंगे, इच्छा होगी तो सुन लीजिएगा। केवल एक प्योंगयांग झील जो वर्तमान में लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद का कारण बना हुआ है, वहां पे जितने भी फिंगर की बात हो, झील की बात हो, वो प्योंगयांग झील पर आपको 10 से 15 मिनट का लेक्चर केवल लेंगे अगले दिन और उसके बाद नदी घाटी परियोजना चलेंगे। बाकी जो सिंपल झील है वो सीधा सीधा प्रीवियस वीडियो आज ही कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और झील खत्म के बाद तब इसमें झील झरना हो जाएगा तो टेस्ट होगा। अब आपका क्लास आज इतना ही। अब इसमें कुछ बातचीत करनी है तो हम लोग देख लेंगे, अभी आपको बातचीत भी कुछ कर पाएंगे। रेज हैंड वहां से कर सकते हैं जिनको बात करनी है।